हरिनगर गांव के बाजार में हीरा नाम का एक आदमी रहा करता था, जो कि मिसल पाव का ठेला लगाया करता। उसके मिसल पाव खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते और सब लोगों को उसका मिसल पाव बहुत पसंद आया करता। अरे भाई, क्या कमाल का मिसल पाव बनाया है। ऐसा मिसल पाव खाकर तो वड़ा पाव खाने का भी मन नहीं करता। दिल्ली में वे वड़ा पाव वाली मशहूर है और गांव में तुम मिसल पाव वाले। सच में कमाल का मिसल पाव है। सब लोग हीरा की ऐसे ही तारीफ करते हैं और वो मिसल पाव बेचा करता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शहर की फैक्ट्री से वो एक्सपायरी पाव लेकर आया करता और उसी पाव से मिसल पाव बनाकर बेचा करता। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, मुझे इस बार तुम सोने का हार बनवा कर दोगी। तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। वैसे भी सोना खरीदना भविष्य के बारे में सोचना ही कहलाता है। अरे तुम सिर्फ सोने के हार की बात कर रही हो, मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां भी बनवा दूंगा। बस मेरा काम ऐसे ही चलता रहे और जल्दी मैं गांव में छोटी सी दुकान डाल लूं। शीला भी ये सुनकर खुश हो जाती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद उसका खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं। कुछ ही दिनों में हीरा की कमाई भी बढ़ जाती है और वो गांव में एक छोटी सी दुकान बना लेता है। लेकिन एक दिन वो ग्राहक को मिसल पाव बेचते हुए मन में सोचता है, पाव तो मैं खराब सस्ते दामों पर ले आता हूँ, लेकिन मुझे अब मिसल के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हीरा ये सोचता है और उसके बाद मिसल पाव बेचने लगता है। उसकी दुकान किराए की थी। वो बस ये चाहता था कि जल्द से जल्द वो एक खुद की दुकान को खरीद सके। अब वो मिसल पाव के लिए मिसल मसाला एक ही बार में बनाकर रख लिया करता और सर्दियाँ थी, इसीलिए मसाला खराब भी नहीं होता था। एक दिन उसकी पत्नी शीला ने उसके पास आकर कहा, आप मुझे घुमाने के लिए क्यों नहीं लेकर जाते? वैसे भी आप सारी तैयारी तो पहले से ही करके रख लेते हो और ठेले पर आपका बहुत समय बच जाता है। आप मुझे कहीं घुमा लाओ ना। अभी घूमने की नहीं, कमाने की उम्र है। हम घूमने के बारे में बुढ़ापे में सोचेंगे, जब हम भविष्य के बारे में पैसा जमा कर लें। हीरा अपने काम की धुन में अंधा हो चुका था। वहीं उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था, जो कि हीरा की मिसल पाव की दुकान के सामने अपने पाव भाजी के ठेले द्वारा ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहा था। अरे वाह वाह भाई, क्या पाव भाजी की खुशबू आ रही है। खाने तो मैं मिसल पाव आई थी, लेकिन अब तो पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। एक बार खा कर तो देखिए बहन जी, आपको यह पाव भाजी बहुत पसंद आएगी। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पाव भाजी लगा दो। रमेश उसे पाव भाजी लगा कर देता है और जैसे ही औरत पाव भाजी खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या पाव भाजी बनाई है, सच में बहुत चटपटी और स्वादिष्ट है और पाव भी कितने ताजा है। अरे मिसल पाव वाले भैया के पाव तो बड़े सख्त होते हैं। धीरे धीरे रमेश की पाव भाजी की ठेले की वजह से हीरा की मिसल पाव की छोटी सी दुकान अब जल्दी ही बंद होने की कगार पर थी, जिस वजह से हीरा सोचता है, मुझे कुछ न कुछ करके इसकी पाव भाजी की दुकान को बंद करवाना ही होगा। वो अपना दिमाग लगाता है और साधु का भेष धारण कर लेता है और गांव के चौराहे पर बैठ जाता है। रमेश शाम के समय अपना ठेला लेकर जा रहा होता है तो हीरा उसे मिलकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे पास पाव भाजी है, अभी आपको लगा कर दे देता हूँ। रमेश साधु के भेष में आए हीरा को पाव भाजी लगाकर दे देता है, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसे खाने के बाद में राजू साधु के भेष में था। वो उसे एक मसाला देते हुए कहता है, बेटा ये एक जादुई मसाला है, इसे अपनी पाव भाजी में छिड़क कर बेचना। लोगों को तुम्हारी पाव भाजी बहुत पसंद आएगी और तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन याद रहे, पाव भाजी तुम चक्कर नहीं देख सकते, वरना तुम्हारा ठेला बंद हो जाएगा। रमेश बहुत ही सीधा साधा था। वो साधु महाराज की बात को मान लेता है, क्योंकि उसने कहानियों में सुना था कि साधु महाराज की मदद करने पर साधु बाबा अक्सर आशीर्वाद देते हैं। अब रमेश घर आता है और खुशी खुशी सो जाता है। अगले दिन वो अपनी सारी पाव भाजी में वो मसाला छिड़क कर बेचता है और वही हीरा मन ही मन सोच रहा था,
बेवकूफी की हद होती है। आखिर रमेश मेरी चालबाजी में फंस गया। जिसके बाद रमेश जैसे ही मसाला छिड़क कर पाव भाजी को बेचता है तो ग्राहक उसकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वो कोई मसाला नहीं बल्कि ईंट का लाल चूरा था। यह क्या खिला रहे हो? पूरा मुंह गंदा कर दिया। तुम ये पाव भाजी में मिट्टी मिलाकर खिला रहे हो क्या? आज के बाद हम तुम्हारे ठेले पर कभी नहीं आएंगे। साथियों, तोड़ दो इसके ठेले को। मैंने अभी अभी नकली दांत लगवाए थे और तुमने मेरे दांत तोड़ दिए। अब मैं तुम्हारा ठेला तोड़ दूंगी। जिसके बाद सब लोग मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारा रमेश कुछ भी समझ नहीं पाता और वो निराश होकर शहर काम करने चला जाता है। वहीं अब हीरा ने अपने मिसल पाव को और भी बुरा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके अलावा गांव में कोई भी मिसल पाव नहीं बेचता था। जो हीरा से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अगर बनाएगा पाव भाजी तो ईंट का चूरा बन जाएगा। हीरा अपने ऊपर बहुत घमंड कर रहा था और वो अपने पूरे घर वालों को सब कुछ बताता है कि उसने रमेश के साथ क्या क्या किया। और ये सुनकर उसकी मासूम बेटी ने कहा, पापा, क्या सच में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती? यह समझदारी का जमाना है। यहाँ बुद्धिमानी से काम चलता है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। हीरा बहुत ज्यादा खुश होता है और अगले दिन अपने खाने के थैले को लेकर सुबह सुबह अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक प्यासी बुढ़िया मिलती है और उससे कहती है, बहुत प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मेरे पास कोई खैरात नहीं है जो मैं तुम्हें मुफ्त में पानी पिला दूं। गांव में पानी भरने में भी मेहनत लगती है। जाकर कुएं से पानी खींचो और पी लो। मेरे पास जो पानी है वह सारे दिन मेरा काम आएगा। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे हो ना, देखना भगवान तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हें सजा देगा। फिर हीरा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अपने मिसल पाव की रेडी लगाने चला जाता है। जैसे ही वो ग्राहकों को पाव देने लगता है तो देखता है कि सारे पाव पर काई लग गई थी और वो खराब हो गए थे। उसके मिसल से भी बास आने लगी थी और ग्राहक ने कहा, अरे लगता है रमेश के साथ साथ तुम्हारा ठेला भी तोड़कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये कैसा खराब सामान खिला रहे हो तुम? हमें मारना चाहते हो क्या? माफ करना, मैं घर से तो सही सामान लेकर आया था। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। अब हीरा पूरे दिन उदास रहता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जैसे ही वो वापस अपनी दुकान पर आता है, दोबारा से उसकी सारी मिसल खराब हो जाती है और पाँव में भी काई लग जाती है। ये कैसा सामान बेच रही हो तुम? हमें लगता है कि तुम्हारी शिकायत सरपंच से करके तुम्हें गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। हीरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि आज वो ताजा पाव लेकर आया था। वो अब दुकान बंद करके घर जाने लगता है। शाम हो चुकी थी। तभी उसे वो बुढ़िया फिर से मिलती है और कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी करनी की सजा मिल रही है क्या? अम्मा, तो क्या यह सब आपको पानी ना पिलाने की वजह से हो रहा है? नहीं, तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा मिल रही है तो अब भुगतो इसे बेटा। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आप कोई जादुई अम्मा हैं, तभी आप ये सब कर पा रही हैं। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ पानी ना पिलाने के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये सिर्फ पानी पिलाने के लिए नहीं कर रही हूँ मैं। जो तुमने रमेश के साथ किया वो भी गलत था। वो दिल का बहुत नेक था और तुम्हारी वजह से उसे शहर काम ढूंढने जाना पड़ा और अपने परिवार से दूर होना पड़ा। अगर तुम अपनी गलती की भरपाई करना चाहते हो तो तुम रमेश से माफी मांगो और वापस इस गांव में उसका ठेला खुलवाओ। ठीक है अम्मा, आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन आज के बाद आप मेरा काम खराब मत करना। मेरा घर, मेरा परिवार भी तो रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। इसके बाद में हीरा ऐसा ही करता है और वो पंचायत के आगे अपना सारा गुनाह कबूल करता है और रमेश को तार भिजवाकर शहर से बुलवा लेता है और अपने पैसों से उसका एक ठेला भी खुलवा देता है। धीरे धीरे गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और उसका काम फिर से चलने लगता है। कुछ समय के बाद वो मिसल पाव की एक छोटी सी दुकान डाल लेता है, लेकिन अब वो अच्छे पाव का इस्तेमाल किया करता और किसी के साथ कोई लालच और बुराई की भावना नहीं रखता।
ओमनगर गांव में हीरा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। वो गांव में चिकन कोरमा का ठेला लगाया करता और उसी से उनके घर का गुजारा चलता। एक दिन जब वो ठेला लगाकर घर आया तो उसकी माँ बैजंती ने कहा, बेटा हीरा, मुझे लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब तो तेरा ठेला भी ठीक ठाक चल रहा है और सर्दियों के मौसम में तो लोग चिकन कोरमा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर माँ, मेरा एक सपना है कि पहले मैं अपनी एक दुकान शुरू करूं, उसके बाद ही शादी करूं। किसी को अपने घर में लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। पर बेटा, इन सब में देरी हुई और मैं भगवान को प्यारी हो गई तो मैं अपनी बहू की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी। अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो शादी कर ले। मैं भी तेरा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि मैं मरते हुए सुकून की कुछ चंद सांसें तो ले सकूं। माँ, ये बात आज बोल दी है, दोबारा मत कहना। आपको मेरी भी उम्र लग जाए, अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं तो ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब वैजंती एक गरीब घर की बेटी आशा से अपने बेटे हीरा की शादी करवा देती है। आशा घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती और हीरा की माँ का भी खासा ध्यान रखती। हीरा गांव में चिकन कोरमा का ठेला लगाया करता, जो कि खूब अच्छा चला भी करता। चिकन कोरमा ले लो, चिकन कोरमा, 50 का हाफ 70 का फुल। एक बार खाओगे बार बार आओगे, बढ़ती ठंड से राहत पाओगे। अरे भाई हीरा, जरा मेरे लिए एक प्लेट चिकन कोरमा तो लगा दो। अभी लगा देता हूँ भाई, रुक जाइए। हीरा ग्राहक को चिकन कोरमा लगाकर दे देता है। इसके बाद वो खाकर वहाँ से चला जाता है। उसकी दुकान पर अब भीड़ बढ़ती ही जाती है। उसका दोस्त मनोज शाम ढले उसकी दुकान पर आता है और उससे हंसते हुए कहता है, भाई, तू चिकन कोरमा में ऐसा भी क्या मिला कर देता है जो तेरी दुकान इतनी बढ़िया चलती है? मैं भी तो छोले कुलचे का ठेला लगाता हूँ, लेकिन मेरे ठेले पर तो लोग आते ही नहीं। जरा तू बुरा न माने तो मुझे अपनी रेसिपी बताएगा? अरे कैसी बात करते हो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुझे बता देता हूँ कि चिकन कोरमा कैसे बनाया जाता है। अब हीरा मनोज को चिकन कोरमा बनाने की पूरी रेसिपी बता देता है, क्योंकि हीरा को लगा था कि मनोज को अपने घर पर चिकन कोरमा खाने का मन है। मनोज भी उस रेसिपी को कागज पर लिखकर नोट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब फिर से हीरा अपना ठेला लेकर बाजार में जाता है, तो वो देखता है कि मनोज ने भी चिकन कोरमा की दुकान लगा ली थी और दाम भी सस्ते रखे थे, जिसकी वजह से अब उसकी दुकान पर कम ही लोग आते थे। हीरा उदास होकर घर आता है और ये बात अपने घर वालों को बताता है। ये बात सुनकर उसकी बीवी ने दुख जताते हुए हीरा से कहा, अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी आसानी से अपनी सारी रेसिपी किसी और को बता देगा। कोई इतना भी मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने हाथों के ही हुनर को लोगों को बताता घूमे। आप उसे पूरी रेसिपी लिखवा कर आ गए। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना ज्यादा भोला है। मेरी बहू कितनी समझदार है। अरे कितनी समझदारी भरी बातें करती है ये। काश मेरा बेटा भी समझदार होता। ये तो हमें ऐसे दिन दिखा कर मानेगा कि हम लोग रोड पर आ जाएंगे। आजकल के जमाने में दोस्त दोस्त का सगा नहीं होता। देख तो तेरे ही दोस्त ने तेरे पेट पर लात मार दी। अब क्या करेगा रे हीरा तू? हीरा भी ये सुनकर उदास हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो मायूस बैठा होता है और आशा उसके पास खाने की थाली लेकर आती है और कहती है, अजी अभी तक उदास क्यों बैठे हो? उदास बैठने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप बस मन लगाकर अपना चिकन कोरमा बेचिए। थोड़ा स्वाद इंसान के हाथों में भी तो होता है। आपके जैसे हाथों का स्वाद उसके ठेले पर नहीं मिल पाएगा। और देखना, एक दिन वो फिर से छोले कुलचे बेचते हुए ही नजर आएगा। आप खाना तो खा लीजिए। इसके बाद आशा की हिम्मत बंधाने पर हीरा यूं ही ठेला लगाने लगता है। पर आशा उसे एक सलाह देती है कि अब वो चिकन कोरमा के साथ में इसी रेट पर रोटियां भी दे, जिसकी वजह से अब ग्राहक मुफ्त में रोटियों के लालच में हीरा के ठेले पर भी आने लगते हैं। हीरा अपनी रोटियों में हल्के मसाले भी डाला करता, जिससे रोटी का रंग थोड़ा अलग होता। ये सब देखकर मनोज ने अपने ठेले पर खड़े खड़े सोचा, जरूर ही ये अपनी रोटियों में भी कुछ न कुछ मिला कर लाया है, तभी तो उसकी रोटी को खाने के लिए इतनी दूर से ग्राहक आ रहे हैं।
मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये गरीब चिकन कोरमा रोटी वाला अपनी रोटियों में क्या मिलाता है। मनोज अब रोटियों की रेसिपी पूछने की साजिश करने लगता है, लेकिन वो जानता था कि हीरा पूछने से कभी नहीं बताएगा। मनोज को लग रहा था कि हीरा की रोटियों में कुछ न कुछ खास जरूर है। वो सामान्य रोटियां नहीं थी, जबकि वो तो सामान्य रोटी थी। हीरा की ठेली पर ग्राहक फिर से इसीलिए आने लगे क्योंकि हीरा के हाथों में स्वाद भी था और वो रोटियां भी दे रहा था, जो मनोज सस्ते दामों पर भी नहीं दे पा रहा था। एक दिन मनोज हीरा के घर की खिड़की से झांकने लगा। मुझे बहुत खुशी है जी कि अब फिर से उस कपटी मनोज के ठेले के आगे आपका ठेला ज्यादा चलने लगा है। ये सब कुछ तुम्हारी ही तो वजह से हुआ है आशा। तुमने ही तो मुझे साथ में रोटियां देने का सुझाव दिया था और इसी वजह से हमारा ठेला चल रहा है। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी आशा मनोज को खिड़की से झांकते हुए देख लेती है और वो वैजयंती को आंखों से इशारा करती है। बस अब आप एक बात का ध्यान रखना, आप अपने उस कपटी मूर्ख दोस्त को चिकन कोरमा की रेसिपी तो बता चुके हो, लेकिन अब इस रोटी की रेसिपी मत बताना। असली कमाल तो इस रोटी का ही है जो आपका ठेला फिर से चलने लगा है। अपनी बहू की बातों से वैजयंती भी सब कुछ समझ जाती है और कहती है, हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इन रोटियों में हल्का सा गाय का गोबर भी मिलाते हैं ताकि खाना बिल्कुल शुद्ध और देसी लगे। स्वाद भी बढ़िया आता है और रोटियां मसालेदार हो जाती है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो सब लोग भी यही करने लगेंगे और वो मुआ मनोज भी। हीरा सच में बहुत भोला और नादान था। वो अभी भी सास बहू की इस तरह की बातें नहीं समझ पा रहा था और वो अपना सर खुजाने लगता है। वही मनोज अब अपने घर जाकर सोचता है, अच्छा तो ये बात है हीरा की सफलता का। अब मैं भी गौशाला में जाकर बहुत सारा गोबर लेके आता हूँ और उसे रोटी में मिलाकर बेचता हूँ। फिर मेरे भी वारे न्यारे हो जाएंगे और रोटी कोरमा बहुत अच्छा बिकेगा। अब अगले दिन मनोज अपनी नाक पर रुमाल बांधकर आटे में हल्का सा गोबर मिला देता है और चिकन कोरमा बनाकर बेचता है। और उसकी दुकान पर एक औरत आती है। अरे भाई, सुना है तुम बहुत सस्ता चिकन कोरमा और रोटी भी बेचने लगे हो, जरा मेरे लिए भी लगा दो और बढ़िया बनाना। जी बहन जी, अभी लगा देता हूँ। आप एक बार खा कर तो देखिए, आप मेरा नाम जपते हुए नहीं थकेंगी। मनोज औरत को चिकन कोरमा रोटी दे देता है। इसी तरह कुछ ग्राहक और आते हैं। रोटी का रंग हल्का हरा था। ये देखकर लोग हैरान थे। जैसे ही लोगों ने चिकन कोरमा रोटी खाई तो औरत ने कहा, हाय हाय हाय, ये क्या खिला रहा है? अरे ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। इससे अच्छा खाना तो मेरी सास बनाती है। अब समझी तेरा खाना इतना सस्ता क्यों है? अरे बदबूदार है ये। इससे अच्छा तो मैं हीरा की दुकान से खा लेती। आज के बाद ये ठेला यहाँ से हटा लेना, वरना अपने पति को बोलकर ये ठेला ही तोड़वा दूंगी। दरोगा है मेरा पति। सही बात है, कौवा जितना भी हंस बनकर चलने की चाल चल ले, पर वह हंस नहीं बन जाता। हीरा भाई के चिकन कोरमा रोटी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। साथियों, तोड़ दो इसका ठेला। अब गांव के कुछ और लोग गुस्से में आकर मनोज की ठेली को तोड़ ही देते हैं। तभी वहाँ मुस्कुराते हुए आशा और वैजयंती और हीरा आते हैं और आशा कहती है, इसीलिए कहते हैं मनोज भाई साहब, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और नकल से बड़ी अकल होती है और नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो आपके पास है नहीं। हर चीज में होड़ करना सही नहीं होता। मेरे बेटे ने तुझे अपना समझकर तुझे सब कुछ बताया कि चिकन कोरमा वो कैसे बनाता है और तू उसी के पेट पर लात मारने चला था। तुझे तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। मनोज को अब अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज हीरा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो हीरा भाई, मैंने सच में तेरे साथ गलत किया। मुझे अगर तेरा वाला काम शुरू करना था तो भी मुझे तुझसे पूछना चाहिए था। मैंने सच में चंद रुपयों के लिए अपनी दोस्ती में दरार डाल दी। मुझे माफ कर दे, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं भाई, हम सभी अपनी किस्मत का खाते हैं। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे तो वही मिलता है। इसके बाद में मनोज अब हीरा को माफ कर देता है और मनोज अब अपना छोले कुलचे का ठेला फिर से गांव में लगाने लगता है। वहीं अब पूरे गांव में एकमात्र हीरा ही चिकन कोरमा रोटी का ठेला लगाया करता। धीरे धीरे उसका ठेला बहुत अच्छा चलता है। चिकन कोरमा रोटी के साथ वो चावल भी अपने ठेले पर रखने लगता है। कुछ ही समय के बाद जब अच्छे पैसे वो कमा लेता है
तो वो अपनी माँ और अपनी बीवी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है। जैसे ही वो पट्टी हटाता है तो सामने एक बड़ी सी दुकान थी जिस पर लिखा था गरीब चिकन कोरमा रोटी वाला। अरे तूने तो कमाल ही कर दिया रे, आखिर तूने गांव में अपनी दुकान डाल ही ली। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा, पर अगर हमारे घर में इतनी समझदार बहू ना होती तो ये सब नहीं होता। आपने सही कहा माँ, आशा तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। नहीं जी, ये सब आपकी मेहनत का फल है, लेकिन अब हर किसी को हर बात मत बताते घूमना। इससे सुनकर अब हीरा मुस्कुराने लगता है और अपनी दुकान पर चिकन कोरमा रोटी बेचता है। आशा और वैजंती भी कभी कभी उसकी दुकान पर जाकर उसकी मदद कर दिया करते। धीरे धीरे वो लोगों के घरों पर होम डिलीवरी भी शुरू करवा देता है और पूरे गांव में अपना बहुत नाम रोशन करता है।